कॉमनवेल्थ गेम 2010 एक हिस्टोरिक इवेंट जो इंडिया के स्पोर्ट्स लेगेसी को एक नए लेवल पे ले जा सकता था। दुनिया भर के एथलीट्स, मीडिया और टूरिस्ट का ध्यान इंडिया पर था। ये सिर्फ एक खेल का महोत्सव नहीं था, बल्कि इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन का सवाल था। मगर जो एक नेशनल प्राइड होने वाला था, वो एक 70,000 करोड़ का मैसिव करप्शन स्कैंडल बन गया। ऐसा स्कैम जिसमें हजारों करोड़ों की चोरी हुई, जिसमें पॉलिटिकल पावर और पैसा दोनों ही खुले आम मिसयूज किया गया। कॉमनवेल्थ स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल घोटाला नहीं था, ये करप्शन की एक मिसाल थी जो बताती थी कि कैसे एक बड़े लेवल के सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग देश के टैक्स पेयर का गला घोट देते हैं। आखिर कैसे एक मेगा इवेंट जिसमें देश की इज्जत जुड़ी थी, उसने करप्शन का एग्जाम्पल सेट कर दिया। ये जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, प्लान एंड हिडन करप्शन। 2003 में जब इंडिया को 2010 कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने का मौका मिला, तो पूरा देश एक नए जज्बे और गर्व से भर गया। ये सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं था, बल्कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसमें इंडिया अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज दुनिया के सामने रख सकता था। पहले इस इवेंट का एस्टिमेटेड बजट सिर्फ 1200 करोड़ था, लेकिन धीरे धीरे ये 70,000 करोड़ तक पहुंच गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बजट 50 गुना ज्यादा हो गया। और इसका सबसे बड़ा कारण था करप्शन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। करप्शन की शुरुआत तब हुई जब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स उन कंपनीज को देने शुरू कर दिए जो या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से जुड़ी थी या फिर इनके पास इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने को जीरो एक्सपीरियंस था। एक ग्लेयरिंग एग्जांपल है लंदन बेस्ड AM फिल्म्स, जिसे 450 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस के दे दिया गया, क्योंकि सिर्फ उनका कनेक्शन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के टॉप लेवल के ऑफिशियल से था। इसके अलावा बहुत सारी ओवरप्राइस परचेजेस भी की गई जो करप्शन को एक्सपोज करती है। ट्रेडमिल्स जो मार्केट प्राइस से 10 से 20 गुना ज्यादा महंगी खरीदी गई। वॉश बेसिन जो सिर्फ 3,000-4,000 में मिल सकती थी, उनका बिल 30,000-40,000 तक पहुंच गया। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भरपूर थी। और सिर्फ पैसों की लूट नहीं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी एक और बड़ी प्रॉब्लम बन गई। काम इतना स्लो चल रहा था कि डेडलाइंस पर बार बार मिस होने लगी। स्टेडियम्स और ट्रेनिंग सेंटर्स कंप्लीट होने के बजाय अधूरे पड़े रहे। जब इंटरनेशनल एथलीट्स आने वाले थे, तब तक ब्रिजेस गिर रहे थे, रोड्स इनकम्प्लीट थी और एथलीट्स विलेज इतना गंदा और खराब था कि उसे अनलिवेबल डिक्लेयर कर दिया गया। फॉरेन डेलीगेशंस ने ऑर्गेनाइजर्स को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और वर्ल्ड मीडिया ने भारत की ऑर्गेनाइजिंग फेलियर को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां देश के लोग इस इवेंट को हिस्टोरिकल सक्सेस की नजर से देखना चाह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स ने इसे लूट की दुकान बना चुके थे। जिस कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत का नाम ग्लोबल स्टेज पर चमकना चाहिए था, वो एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन चुका था। पर आखिर इस स्कैम का मास्टरमाइंड कौन था और कैसे ये स्कैम अनफोल्ड किया गया? चैप्टर 2, द स्कैम अनफोल्ड्स। जब कॉमनवेल्थ गेम 2010 का करप्शन स्कैंडल एक एक करके सामने आने लगा, तो हर जगह एक ही नाम घूम रहा था, सुरेश कलमाड़ी, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन था और जिन पर करोड़ों के घोटाले करने का आरोप लगा। उनके लीडरशिप में जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, वो मोस्टली प्री सिलेक्टेड कंपनीज को मिले, जो या तो उनकी पसंदीदा थी या फिर उनसे किसी तरह से जुड़ी हुई थी। ये पूरा एक वेल प्लान्ड लूट थी, जिसमें टैक्स पेयर के पैसों को बेहिसाब तरीके से उड़ाया गया। सबसे ज्यादा शौक तब लगा जब एक एक करके ओवर प्राइस परचेजेस का असली घोटाला सामने आने लगा। एक ट्रेडमिल जो सिर्फ 5 लाख की थी, उसका बिल कई लाखों में दिखाया गया। एक छोटी सी छतरी जो सिर्फ 600 रुपए में मिल सकती थी, उसका प्राइस 6,000 रुपए दिखाया गया। ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स थे। ऐसे ही ना जाने कितने ही आइटम्स को आर्टिफिशियली ओवर प्राइस किया गया ताकि ब्लैक मनी जनरेट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फुट ओवर ब्रिज, स्टेडियम्स और रोड बनाने में भी फेक बिल्स और इन्फ्लेटेड कॉस्ट को यूज किया गया। जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC ने इस मैटर को डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने 14 मेजर प्रोजेक्ट्स में लार्ज स्केल करप्शन डिटेक्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज किए गए और टेंडरिंग प्रोसेस में घपला किया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोजेक्ट देने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई, मतलब काम किसी को भी दिया जा रहा था, बस उनका ऊपर तक कनेक्शन होना चाहिए था। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज का भी हाल इतना ही बुरा था कि फॉरेन डेलीगेट्स ने अकोमोडेशन लेने से ही मना कर दिया। कई बाथरूम्स काम नहीं कर रहे थे, कहीं पे हाइजीन और सैनिटेशन का नामो निशान तक नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया ने इस इवेंट के पूरे मैनेजमेंट और करप्शन को हाईलाइट किया और इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एम्बैरेस होना पड़ा। और ये स्कैम सिर्फ सुरेश कलमाड़ी तक लिमिटेड नहीं था, इसमें डजन्स ऑफ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल थे जो अपनी पॉकेट्स भर रहे थे। पर ये स्कैम सामने आने के बाद क्या हुआ? क्या स्कैमस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया या वो हर बार की तरह किसी तरह लूप होल का फायदा उठाकर बच निकले? चैप्टर 3, द फॉलआउट। 2011 में जब CBI ने सुरेश कलमाड़ी को अरेस्ट किया, तो देश भर में एक नई उम्मीद जागी। लोगों को लगा फाइनली करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इस बार स्कैमस्टर्स बच नहीं पाएंगे। मगर जैसे ही केस कोर्ट तक पहुंचा, सब कुछ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। कलमाड़ी जेल में गया, लेकिन कुछ महीने के लिए,
और फिर बेल पर बाहर भी आ गया। जो सिस्टम एक करप्ट लीडर को अकाउंटेबिलिटी के लिए पकड़ने चला था, वही धीरे धीरे सिस्टम की धज्जियां उड़ने लगी। कलमाड़ी के बाद उसके साथ शामिल बाकी एक्यूज भी धीरे धीरे सिस्टम का फायदा उठाकर छूटने लगे। एक और शॉकिंग रिविलेशन ये भी था कि इतने बड़े करप्शन स्कैम के बाद किसी भी टॉप पॉलिटिकल लीडर या हाई लेवल ब्यूरोक्रेट को सिग्निफिकेंट सजा नहीं मिली। कॉमनवेल्थ स्कैम सिर्फ एक इंसान तक लिमिटेड नहीं था। ये सिस्टमैटिक करप्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर पब्लिक मनी को लूटते रहे। मगर जब अकाउंटेबिलिटी की बात आई तो एक भी बड़ा नाम कन्विक्ट नहीं किया गया। ये करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले आम लोगों के लिए एक बड़ी हार थी, जो सोच रहे थे कि शायद इस बार देश में कुछ बदलाव आएगा। इस स्कैम का एक और डेंजरस इम्पैक्ट था कि ये इंडिया की इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हो चुकी थी। फॉरेन मीडिया ने ओपनली रिपोर्ट किया कि कैसे एक डेवलपिंग नेशन जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखानी थी, उसने सिर्फ करप्शन और मिसमैनेजमेंट दिखाया। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो एम्बैरेसमेंट मिली, उसका असली इफेक्ट आगे दिखने लगा। इंडिया में फ्यूचर स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स और ट्रस्ट दोनों कम हो गया। स्पॉन्सर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा इंडिया से उठ गया और फ्यूचर में इंडिया में बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स कराने को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ गई। एक और बड़ी ट्रेजेडी थी कि करप्शन के खिलाफ जो एक मोमेंटम बना था, वो भी धीरे धीरे फेड होने लगा। हर साल नए नए करप्शन स्कैंडल्स सामने आते रहे, मगर पॉलिटिकल विल और लीगल सिस्टम की वीकनेस करप्ट लोगों को अकाउंटेबिलिटी से बचाता रहा। आखिर में आज कॉमनवेल्थ स्कैम एक्सपोज होने के करीब 15 साल बाद भी ये स्कैम इंडिया पे कभी ना हटने वाला दाग लगाकर चला गया, जो एक मिरर था ये बताने के लिए कि कैसे पॉलिटिशियंस की लालच और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एक देश की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। जो पैसा इंडिया के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एथलीट्स के फ्यूचर को सुधारने में लगना चाहिए था, वो घपले और स्कैम्स में चला गया। 2010 का ये स्कैम हमें ये सिखाता है कि अगर हम करप्शन के खिलाफ सीरियस नहीं हुए तो ये कल्चर और बढ़ता जाएगा। आज भी अगर हम देखें तो करप्शन का सिस्टम पूरी तरह क्लीन नहीं हुआ है, लेकिन एक अवेयर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर हम ऐसे ही स्कैम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं, बल्कि एक नेशनल लेसन है जो हमें याद रखना होगा, क्योंकि जब तक करप्शन जिंदा है, देश का विकास सिर्फ एक सपना ही रहेगा।